अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मसमाजस्य पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षेननुकुर्याम राष्ट्रं विश्वगुरुं पुनः। राष्ट्रं विश्वगुरुं पुनः। अद्य एतस्मिन् सत्संगसत्रे अहं भवतां समक्षे संस्कृतं संस्कृतिं संस्कारम् आधारीकृत्य किञ्चित् विवेचनं करोमि। प्रथममे संस्कृतेन उद्बोधनं कृतं यत् तत्तु किञ्चित् भवतां संस्कृतश्रवणं भवेत् इति श्री गुरुवर्याणां कृपया प्रसादेन अद्य एतत् अवसरः मया प्राप्तम्। ये जो भारत है, ये भारत ज्ञान की भूमि है, ऋषि परंपरा की भूमि है और भारत है यानी कि जो प्रकाश के लिए रत है, जो ज्ञान के लिए प्रयत्नरत है, ऐसा ये देश है। और हमारा इस देश की पहचान ही ज्ञान के रूप में होती है। अभी मैं एक समाचार पढ़ रहा था, एक रशियन महिला यहाँ पर आई और वो 6 महीने के लिए आई थी और 6 महीने के बाद में उसको यहाँ पर 13 वर्ष हो गए। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आप 6 महीने के लिए आई थी और 13 वर्ष आप यहाँ पर रुक गई, इसका कारण क्या है? तो उस महिला ने जो उत्तर दिया, उसने कहा कि जो संसार की भूमियाँ हैं वो सारी भूमियाँ जो है वो भोग भूमि है। भोग के लिए अन्य जगहों पर जाता है, परंतु ये जो भारत भूमि है ये ज्ञान की भूमि है, उपासना की भूमि है। इसलिए यहाँ पर जो भी आता है अपनापन महसूस करता है और वह इस भूमि का होकर के रह जाता है, ये उसका भाव था। और ये दीर्घ परंपरा रही है हमारे इस देश की।
तो चाहे वो वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, कपिल हो, मैत्रेयी हो, गार्गी हो, याज्ञवल्क्य हो, जनक हो, ऐसी एक दीर्घ परंपरा है। जिन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जब जब ये परंपरा अविच्छिन्न हुई, छिन्न भिन्न हुई, तो यहाँ पर राम आए और उन्होंने विश्वामित्र को साथ लेकर के वन में गए। विश्वामित्र ने उनको सारे ऋषि महर्षियों के स्थानों को दिखाया। जो ज्ञान का यजन याजन पठन पाठन हो रहा था वो अवरुद्ध हो गया था। जो ज्ञान की आराधना करने वाले थे उन ऋषि महर्षियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। भगवान राम उसको देख करके भुज उठाए प्रणकीन, प्रतिज्ञा कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्वापर के अंत में जरासंध हो गया, शिशुपाल हो गया, कंस हो गया। ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों ने द्वापर के अंत में इस ज्ञान परंपरा को अवरुद्ध करने का कुचेष्टा की, तो कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने इन सब को परास्त करके और ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित किया। ठीक इसी सरणी में आगे चलते हुए 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में एक जबरदस्त आंधी इस भारत में आई और उस आंधी ने भारत की ज्ञान परंपरा को अविच्छिन्न करने का, उसको अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया। एक दृष्टांत आता है, काशी में एक ब्रह्मचारी प्रातः वेला में गंगा स्नान करके आ रहा था। जो भवन का भाग होता है, जिसे प्राचीर ऐसा एक होता है, उस पे एक महिला बैठी हुई थी। वहाँ पर बैठे बैठे वो किस अन्य ही विचार में मग्न थी और विचार में मग्न होते होते मन उद्वेलित हो गया, आँखों से आंसू निकल पड़े और वो आंसुओं के अश्रुकण उस ब्रह्मचारी के कंधे पर जा कर के गिरे। ब्रह्मचारी ने ऊपर देखा, एक माँ ऊपर बैठी हुई है और वो किसी विचार में उद्विग्न है। वो ब्रह्मचारी उनसे पूछता है कि माँ, आप कैसे उद्विग्न हैं, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है? तो वो माँ उसको बताती है। वो कहती है कि मैं न मेरे कोई शारीरिक पीड़ा है, न मेरे पारिवारिक पीड़ा है, न सामाजिक पीड़ा है। मेरी जो पीड़ा है वो बहुत विशाल है। आप जाइए, आप बालक हैं, आप मेरी पीड़ा का समन नहीं कर सकते। फिर भी वो ब्रह्मचारी माँ से दोबारा आग्रह करता है, तो वो माँ बताती है। वो कहती है कि भारत में इस प्रकार की जो आंधी चल रही है, आने वाले समय में भारत में ज्ञान परंपरा अवरुद्ध हो जाएगी। मंदिरों में घंटानाद सुनना बंद हो जाएगा। जो वाद विवाद शास्त्रों का होता था उसकी ध्वनि सुना मंद हो जाएगी। इस प्रकार का संकट भारत के सामने आ पड़ा है। वो बालक, 8 वर्षीय बालक उसी समय प्रतिज्ञा करता है। उस बालक का नाम था कुमारिल भट्ट। और आप जानते हो कि उस समय की कौन सी आंधी चल रही थी। बुद्ध दर्शन का इतना जबरदस्त प्रवाह था कि उस प्रवाह में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सनातनी, बड़े बड़े राजा महाराजा सब निमग्न होते हुए जा रहे थे। कुमारिल भट्ट ने विचार किया। विचार करके आपको पता होगा कि उन्होंने बुद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बुद्ध दर्शन का अध्ययन करने के बाद में
बौद्धों को परास्त उन्होंने किया। उन्होंने एक शिष्यों की एक नई सरणी पैदा की। मंडन मिश्र जो है उसी सरणी का एक जो है उनका शिष्य है। ऐसे ही दक्षिण भारत में सुदूर केरल प्रांत में एक ग्राम में एक बालक का जन्म होता है। 8 वर्षीय बालक वहाँ से निकलता है, नर्मदा के किनारे पे आता है, वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, भारत में चारों ओर भ्रमण करता है। अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर ऐसे जो अविच्छिन्न आंधी जो आ रही थी उनको दूर करता है, भारतीय परंपरा को पुनर्स्थापित करता है, 4 मठों की स्थापना करता है और वो परंपरा पुनः प्रकाशित हो जाती है। उदयनाचार्य जी भी एक उनका इस प्रकार का एक दृष्टांत है। तो एक इस प्रकार की परंपरा, ज्ञान परंपरा जो अविच्छिन्न हो रही है उसको पुनः प्रकाशित करने का हमारे यहाँ पर इस प्रकार के कहीं उदाहरण मिलते हैं। आज हम चलते हैं, शारदा प्रदेश का नाम सुना होगा अपने कश्मीर में, शारदा पीठ। वहाँ पर पंडितों की एक विशाल परंपरा रही है। वहाँ पर ज्ञानार्जन होता था, दर्शन के बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में और नाना विद्याओं के बारे में वहाँ पर यजन याजन पठन पाठन होता था। भारत में 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन होने की परंपरा रही है। आज वो शारदा प्रदेश विद्या विहीन होकर के और एक दुरावस्था में खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई आएगा जो मेरा उद्धार करेगा। काशी, उज्जैनी, नवद्वीप ऐसे हमारे ज्ञान के बड़े केंद्र रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालयों की परंपरा पहले बार भारत में प्रारंभ हुई। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, उज्जैनी ऐसे विश्वविद्यालयों की जिनमें 10-10 हजार विद्यार्थी रह कर के पठन पाठन करते थे। भारत में कहा जाता है कि 4,32,000 गुरुकुल चलते थे। आज हम खंड खंड भागों में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि जो परंपरा से हमको विद्या प्राप्त करनी चाहिए वो सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। गुरुकुलों की दुर्व्यवस्था छुपी हुई नहीं है। जिस परंपरा से गुरुकुल चलने चाहिए वो परंपरा अविच्छिन्न है, वो परंपरा अवरुद्ध है। तो ऋषि परंपरा में 3 तत्व प्रमुख रूप से जो है आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जन को, आने वाले व्यक्तियों को उनके द्वारा संस्कारित करते हैं। वो हैं संस्कृत, संस्कृति, संस्कार। अगर ये 3 विषय व्यापक रूप से इसका अध्ययन अध्यापन हो तो आने वाले समय में जो भारत में जो सारी समस्याएं हैं उनका निराकरण इनके अंदर छुपा हुआ है। संस्कृत के बारे में आप जानते हैं, संस्कृत जो है हमारे यहाँ पर एक विशाल जो है परंपरा रही है संस्कृत भाषा की। और संस्कृत भाषा भारतवर्ष में केवल साहित्य और धर्म ग्रंथों की ही भाषा नहीं थी। यद्यपि आप धर्म ग्रंथों को उठा करके देखिए, न्याय का ग्रंथ मिलेगा, आचार्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें विभिन्न प्रकार के विषय उसमें वर्णित हैं।
गौतम का वैमानिक शास्त्र जो है विमान के बारे में चर्चा करता है, लीलावती गणित का चर्चा करती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के शास्त्र हमारे यहाँ पर विद्यमान हैं और उनकी चर्चा, उनका पठन पाठन हमारे यहाँ पर होता था। परंतु काल के प्रवाह के कारण आज हम, गुरुजी ने बताया था कि पाणिनि अष्टाध्यायी की परंपरा हमारे यहाँ पर रही है, परंतु पाणिनि की परंपरा को समझने वाले व्यक्ति नहीं है। पाणिनि की परंपरा को छोड़ करके थोड़े सिद्धांत कौमुदी को भी हम ढंग से पढ़ नहीं सकते। सिद्धांत कौमुदी तो छोड़िए, हम लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ रहे हैं तो हमारे को पसीना छूट रहा है। तो ये है, तो संस्कृत अगर हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो हम शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ठीक ढंग से कर सकेंगे। 3000 पांडुलिपियां भारत में हैं जिनका अनुसंधान बाकी है, जिनमें पता नहीं कौन सा ज्ञान छुपा पड़ा है। वो 3000 पांडुलिपियां प्रतीक्षारत है कि कोई आएगा संस्कृत का विद्वान और हमको पढ़ेगा, हम में जो निहित ज्ञान है उसको प्रकट करेगा। तो हमको परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। इस दृष्टि से संस्कृत के महत्ता और विषय के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संस्कृत कितनी महान भाषा रही है, कैसे रही है। और हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संस्कृत व्यवहार की भाषा भी रही है। 6ठी शताब्दी तक हमारे यहाँ पर संस्कृत आपस में बोलचाल की भाषा रही। और एक उदाहरण तो महाराजा भोज के समय का है। एक लकड़हारा गट्ठर बांध करके लकड़ियों का आ रहा था। राजा भोज उनसे सामने रास्ते में मिलता है तो राजा भोज उनसे कहते हैं, भारम न बाधती, भारम न बाधती। तो लकड़हारा उत्तर देता है कि भारम न बाधती राजन, बाधती इति बाधते। यानी कि आपने जो क्रियापद का गलत उच्चारण किया है ना, उसका भार मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति भी संस्कृत का जानकार होता था। ये एक उदाहरण, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो संस्कृत हमारे लोक व्यवहार में थी। हम प्रयत्न करें तो संस्कृत लोक व्यवहार में आ सकती है। भाषा का 2 प्रकार होता है, एक तो साहित्यिक भाषा होती है और एक होती है लोक व्यवहार की भाषा। आप शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी भाषा अपनी माँ बोलती है वो उस भाषा को बिना व्याकरण के नियमों को पढ़े हुए बोलना शुरू कर देता है और वो ठीक ढंग से बोलता है। आज अभी जो 2011 में जो जनगणना हुई थी और उस जनगणना के समय उसमें लिखना था कि संस्कृत मातृभाषी कितने लोग हैं, वो कौन कॉलम भरना था। और उस कॉलम में जो संख्या आई वो 4000 लोगों की आई। यानी कि भारत में 4000 लोग जो हैं वो संस्कृत भाषा भाषी हैं। इसके लिए काफ़ी प्रयत्न चल रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं प्रयत्नरत हैं। और संस्कृत संस्कृति संस्कार, अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे तो ब्रह्म विद्या का जो है प्रचार प्रसार कैसे होगा। और एक बात और है
मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मूल ग्रंथ, जैसे आप पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं या कोई भी एक ग्रंथ उठा लीजिए, और उस ग्रंथ की जो टीका जिस व्यक्ति ने की है या जिस विद्वान ने की है, उस विद्वान की जो क्षमता है, उसका जो सोच है, उसने उसके अनुसार उसकी टीका कर दी। ठीक है, अब आपने उस टीका को हिंदी में अनुवाद हो गया, किसी ने वो अनुवाद कर दिया, वो आप अनुवाद आपने पढ़ा, तो आप जो मूल वेद व्यास जी का भागवत है वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसका, जिसका अनुवाद है उसको पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम श्रीधराचार्य जी की टीका पढ़ रहे हैं, हम वेद व्यास जी की टीका नहीं पढ़ रहे हैं, हम श्रीधराचार्य जी की टीका पढ़ रहे हैं। जो शंकर भाष्य है, श्रीमद् भगवत गीता का हमने अध्ययन किया, तो हमने किसका अध्ययन किया, शंकराचार्यकृत भाष्य का अध्ययन किया है। अगर हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं, गुरु जी कभी कभी अन्वय जो पढ़ते हैं, मेरे को कभी बार यहाँ पर देखना होता है, तो वो अन्वय करके सीधे अन्वय का ही अर्थ करते हैं, टीका का अर्थ नहीं। अभी भागवत का वो टीका का पहले जो अर्थ करते हैं या उसका वो भावानुवाद करते हैं, वो उस मूल श्लोक का ही कर देते हैं, तो उसका भाव उनको समझ में आ रहा है। जब हमको मूल ग्रंथों का भाव समझ में आएगा तो उसका आनंद कुछ और होता है। तो मूल ग्रंथों को पढ़ने का क्रम शुरू होना चाहिए, तो उससे हमारा संस्कृति, और संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी समय हो गया मैं बताऊंगा नहीं। संस्कृत से जुड़ा हुआ विषय है। अगर हम संस्कृत को जीवित रखेंगे तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, और संस्कृति जीवित रहेगी तो हमारे संस्कार हैं वो जीवित रहेंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था तो संस्कारों के बारे में, तो उसमें कहा कि 42 से ज़्यादा संस्कार प्रचलित थे हमारे जीवन क्रम में। अभी 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कारों में भी हम मुश्किल से 8 संस्कार करते होंगे, और 8 भी नहीं करते अभी तो। कहीं लोग तो कुछ जन्म और मरण का करके इतिश्री कर लेते हैं, मृत्यु संस्कार, वो भी संस्कार होता है। तो हमारे संस्कारों की परंपरा, तो संस्कार और इसका कितना दुष्परिणाम होता है, मैं थोड़ा सा बता करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कितना दुष्परिणाम होता है मैं आपको एक बताता हूँ। इसका दुष्परिणाम आप पाकिस्तान को ले लीजिए, अफ़गानिस्तान को ले लीजिए, किसी इस ज़माने में ईरान, इराक, ये भी हमारे संस्कृति के भाग हुआ करते थे। वहाँ जाइए आप, और वहाँ ढूंढिए कोई ब्रह्म विद्या का ज्ञाता मिल सकता है क्या, या इच्छुक मिल सकता है क्या। आप चाह करके भी वहाँ ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार की उर्वरा भूमि नहीं है। तो वहाँ से कौन सा तत्व था वहाँ पर जो नहीं है। कौन सा तत्व चला गया, भूमि है, वही भूमि वहाँ पर है, व्यक्ति भी वही हैं, भूमि भी वही है, व्यक्ति भी वही है, नदियाँ भी वही है, पहाड़ भी वही हैं, सब कुछ वही है। परंतु वहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा तत्व है जो वहाँ से चला गया, वो है संस्कृति, संस्कार और भाषा। ये 3 चीज़ें हैं। किसी राष्ट्र को मारना हो तो इन 3 चीज़ों से रहित कर दो। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, 1857 की क्रांति हो गई भारत में, और वो क्रांति इतनी ज़बरदस्त हो गई कि अंग्रेजी कंपनी दहल उठी।
उन्होंने एक सदस्यीय आयोग भेजा। एक सदस्यीय का मतलब उसका एक व्यक्ति था, वहाँ से एक व्यक्ति भेजा और यहाँ उन्होंने भारत में भ्रमण किया। उसका काम क्या था कि भ्रमण करके ये तय करना था कि भारत में जो लोग आते हैं यहाँ पर शासन स्थिर क्यों नहीं होता, क्या कारण है। तो वो पूरे भारतवर्ष में घूमा और भारतवर्ष में घूमने के बाद में उसने एक रिपोर्ट में लिखा कि भारतवर्ष में यहाँ विदेशों का शासन स्थिर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं थी वो ज्ञान इतना उच्च स्तर पे था कि हम शासन पर निर्भर नहीं थे। प्रत्येक गांव में गुरुकुल होता था, पंडित एक मंदिर होता था, मंदिर में एक पुजारी होता था। वो पुजारी क्या करता था, सवेरे पूजा करता था, शाम सवेरे 11-12 बजे तक बच्चों को पढ़ाता था, दोपहर में माताओं का शिक्षण करता था, मतलब कि उनको व्रत त्योहार इत्यादि के बारे में बताता था, शाम को वो कथा इत्यादि करता था, यानी कि पूरे गांव का प्रशिक्षण करता था। इस प्रकार का एक हमारे यहाँ पर ढांचा था। उसके कारण हमारे यहाँ पर ज़्यादा असर पड़ता नहीं था और हम पुनः कोई भी आक्रांता आता था, कोई भी शासक आता था हमारे ऊपर, वो अत्याचार करता था और वो जाने के बाद हम तुरंत उठ करके खड़े हो जाते थे। तो ये उसने कहा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की इस परंपरा को नष्ट कर दो। और सबसे पहले यहाँ पर 1879 में या इसके आसपास, 1870 के आसपास, 71 के आसपास पब्लिक स्कूल प्रारंभ हुआ, गुरुकुल समाप्त हो गए। तो ये इतना प्रभावकारी होता है। इसलिए अभी मैं तो ऐसे जो संस्थान हैं और ये संस्थान हमारी परंपरा को चला रहे हैं उन, और हमारे गुरुजी जैसे जो विद्वान पुरुष इस परंपरा को पुनः स्थापित के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे सभी विज्ञ पुरुषों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो अभी भी इस परंपरा को जो है प्रवाह निरंतर चला रहे हैं, प्रवाहरत हैं, प्रयासरत हैं। इतनी कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।